तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप आंकड़ों को एकदम स्पष्ट रूप से सामने रखिए। जहां पे आपको आपका अचीवमेंट है वहां ताल ठोक के आप बताइए कि ये हमारा अचीवमेंट है। जहां पे कमी रह गई उसको एक्सेप्ट करिए कि भाई ये इन कारणों से कमी रह गई। तो जब आप बात करते हैं रोजगार की, जब आप बात करते हैं किसानों की आय की, ये जब आप बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में, जब आप विकसित देशों के बराबर जाने की बात करते हैं तो आप 141वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। आप किसानों को ही अगर आप रोक देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जब जरूरत हो, जब देश की खाद्य सुरक्षा का मसला आए तो निर्यात बंद करना चाहिए, लेकिन इतना लंबा लंबा गैप रहेगा। स्किल इंडिया स्कीम आई, मुझे तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई आप पास कर गए, आप रोजगार लीजिए, तो लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो 6,000-7,000 रुपए की नौकरियां थी। तो आपने क्या स्किल दिया कि जिसकी कीमत जो है 6,000-7,000 रुपए। जो सरकार का दावा यह है कि पॉलिसी में, नीतियों में एक स्थिरता है, एक निरंतरता है, मुझे लगता है कि उसकी ठीक से समीक्षा की जानी चाहिए। और इन्फ्लेशन के बारे में कहा जाता है, हालांकि पारंपरिक अर्थशास्त्री उस चीज को स्वीकार नहीं करते कि ये हिडन टैक्स है। यह पहली बार हुआ है कि बैंकों में जो पर्सनल लोन का, क्रेडिट कार्ड का जो वो है रेशियो है, वह सबसे ज्यादा हुआ है। ये पहली बार हुआ है। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और एक खास मसले पर आज आपसे बात करनी है। पॉलिटिक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं प्रकाश केरे, जो हिंदी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिंदी कहना ठीक नहीं है, वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो अंग्रेजी में भी लिखते हैं और अपनी गहरी और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। और आज विषय है भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि उन्होंने 10 सालों में भारत की काया पलट कर दी। हमारी जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की ओर है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सवाल उठता है कि फिर भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 141वें नंबर पर दुनिया में क्यों है, या फिर IMF ने हाल में ये क्यों कहा कि अगर इसी तरह कर्ज लिया जाता रहा भारत की ओर से तो फिर भारत की कुल GDP का 100% के बराबर कर्जा हो जाएगा 2028 तक, जो फिलहाल 81% हो गया है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसी से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात करेंगे प्रकाश जी से। प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बात यही कि जो IMF ने ये कहा है, इसको हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था के किसी गहरे संकट में फंसने का संकेत है, या फिर दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी कर्ज लेती हैं और उनके ऊपर भी बहुत कर्ज है? अमेरिका में तो शायद 100 से भी ज्यादा फीसदी कहा जाता है। तो क्या है ये पूरा मसला, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाओ। अमेरिका में भी 100% से ज्यादा है रेशियो, और जापान में तो लगभग 250-300% का है। जी जी। चीन में भी वैसी स्थिति है काफी। देखें, पहली चीज तो यह है कि कर्ज लेना कोई नई बात तो है नहीं। अर्थव्यवस्था के लिए लें, चाहे अपने घर के लिए लें, चाहे अपने व्यवसाय के लिए लें, लेकिन सवाल है कि उस कर्ज को हम कहाँ निवेश करते हैं, कहाँ लगाते हैं। बिल्कुल, एक तो ये है। दूसरी चीज जो IMF ने कही है कि सवाल ये नहीं कि आपने GDP का कितना % आपने घटा रहे हैं या है, या कुछ। उसने ये कहा है कि इसको 100% मत होने दीजिए, जिसके कि चांसेस दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है आगे कि आपका GDP रेशियो जो है वह 100% हो जाएगा। तो वो बोला कि आप मत ले जाइए वहां तक, बस ये बात उसने कही है। उसका कारण क्या है? आप देखिए, ये जो डेट होते हैं, ये 3 तरीके के डेट होते हैं। एक डेट होता है कि सरकारें लेती हैं, दूसरा होता है कि बिजनेसेस लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री, और तीसरा होता है जो हाउस होल्ड लेते हैं, इंडिविजुअल परिवार लेते हैं। ठीक। तो भारत के लिए थोड़ी सी एक अच्छी बात क्या है कि हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वह $629 अरब है। ये जो यानी विदेशी कर्ज कैसे, जो बाहर में जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर हमारा जो कर्ज है वो रुपया में है, न कि डॉलर में है। यानी अपनी मुद्रा में है, जिसको हम जरूरत पड़ने पर शायद खुद भी छापने की, इसलिए छाप सकते हैं क्योंकि हमारे पास गोल्ड रिजर्व है और फॉरेन मुद्रा हमारे पास है,
तो उसके रेशियो में अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हालांकि कम से कम देखिए भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ये है, सरकार चाहे जो दावा करे, आप इतना बड़ा बाजार है, आपके बास्केट में बहुत सारे सामान हैं, हम जैसे अनाज के बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, और इंजीनियरिंग है, बहुत और सी चीज़ें हैं, कपड़ा है, तो आपके पास वह स्थिति नहीं आएगी जिसको हम कहते हैं डेट डिस्ट्रेस, जो हमने श्रीलंका में देखा, जो हमने पाकिस्तान में देखा। दुनिया के 60% कम आमदनी के जो देश हैं वे श्रीलंका, पाकिस्तान या तो बन चुके हैं लगभग या बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमारे साथ वो स्थिति नहीं है। दूसरी चीज, लेकिन नहीं है फिर भी लगभग 10 लाख करोड़ रुपया आपको उस डेट की सर्विस के लिए देना पड़ता है हर साल। तो हम अपने रेवेन्यू का इतना बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, ब्याज पर दे रहे हैं। वह पैसा हम लगा सकते थे एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां भी। तो एक तो यह है कि सरकार को वैसे कर्ज से बचना चाहिए, या हमारे बिजनेसेस को भी और हाउस होल्ड को भी। देखिए दिक्कत का ये, कर्ज क्यों ले रही है सरकार, या पहले की भी सरकारों ने क्यों लिया? एक की रेवेन्यू है, आपके इनकम का स्रोत, लेकिन आपके खर्चे ज्यादा हैं, तो आपको बोरोइंग करनी है। लेकिन अगर उस बोरोइंग को अगर हम लोग सही तरीके से नहीं डालेंगे, उसका रिटर्न नहीं आएगा। अब जैसे कि एक छोटा उदाहरण मैं बताऊं कि बहुत फैन फेयर के साथ प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन हुआ। अब कहा जा रहा है कि उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती है, उसका पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा रुक जाते इसको बनाने में, इसमें क्या कमी है, क्या खामी है, क्या इसको कैसे रखना है, इन सारी चीजों पर अगर ठीक से विचार हो जाता, तो जो अब उसके रिपेयर में और फिर से तोड़फोड़ में जो पैसा खर्चा होगा हमारा। दूसरा चीज है, अभी कम से कम 400 से ज्यादा, 431 ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं देश में जो विलंब से चल रही हैं। तो जो समय पे परियोजना पूरी नहीं होगी तो उसकी लागत बढ़ेगी, और जो उसका फायदा हमें मिलना था वो नहीं मिलेगा, वो देरी से मिलेगा। हाँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सा जो कर्जा सरकार का है वो अनुत्पादक बनता जा रहा है, या उस तरह से वो फायदा नहीं दे रहा है जो दे सकता था। यहाँ पर एक चीज और, आपने पिछली सरकारों का जिक्र किया, तो एक बात हम अक्सर पढ़ते हैं कि पिछली जितनी भी सरकारें थीं वो 2014 तक हमारे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज वो 205 लाख करोड़ हो गया है। यानी इस देश के, अगर मान लिया जाए कि 142 करोड़ यहाँ की 205 लाख करोड़ का मतलब है 205 ट्रिलियन रुपया। और इसका मतलब है कि इस देश के हर व्यक्ति पर अगर 142 करोड़ हम आबादी माने तो करीब 1,40,000 का कर्ज हर व्यक्ति पर है। यानी हम इतने बड़े कर्जदार। और डॉलर तो ये हुआ, अब मैं इसको थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि पिछले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सब मिला के, जबकि शुरू में भारत कहां से कहां चला, कितना काम हुआ, और सिर्फ 55 लाख का करोड़ का कर्ज। और ये 9-10 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम 166 लाख करोड़ और उसमें चले गए, जिसमें 166 लाख तो केंद्र पर है और 44 लाख करोड़ करीब राज्यों पर है, तो 205 लाख करोड़ का ये आंकड़ा बनता है। ये हुआ क्या, इतना ज्यादा क्या हुआ? देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं कि एक तो बीच में कोरोना का काल आया, ठीक है, जो कि जिसने कि हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। यह, लेकिन वो तो आपदा थी, ठीक है। आप ये कही जा सकते कि सरकार उसको ऐसे हैंडल कर सकती थी, वैसे हैंडल कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो एक आपदा थी, उसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते। ठीक है। लेकिन 2016 में जब नोटबंदी हुई, आज तक सरकारी स्तर पे नोटबंदी का क्या असर हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या सरकार, अब तो जब भी 8 नवंबर आता है तो अब तो मीडिया में भी चर्चा नहीं होती कि भाई आज के दिन नोटबंदी हुई थी। तो एक तो वो बहुत बड़ा झटका था, और रघुराम राजन ने उसके बारे में बहुत सटीक टिप्पणी की है कि नोटबंदी ऐसा था जैसे कोई कार बहुत तेज स्पीड में जा रही हो, टायर पे गोली मार दी, टायर पर आप उसमें गोली मार जी जी जी। तो वह एक बड़ा नुकसान था। बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा कि जीएसटी लाया गया, और अभी तो जीएसटी का फिर भी ठीक चल रहा है, मतलब प्रोसेस, लेकिन शुरू में कई बार ग्लिचेज आ रहे थे, कमियां आ रही थी।
तो उसका क्या असर हुआ, क्या नहीं हुआ। तीसरी चीज कि हमने हमारा जो रेवेन्यू आना था, क्या हुआ, उस तरह से आ रहा है जिस तरीके से हम यह कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ रही है। फिर पूंजी निर्माण किस तरीके से, और आप जैसे बैंकों का आप देख लीजिए, परिवारों का जो बैंक में पैसा जमा होता है वह 50 साल के सबसे निचले स्तर पर अभी है, यानी बचत एकदम खत्म हो रही है। एकदम खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों के पास जमा करने के लिए कम पैसे बच रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। उनको हो सकता है कि हेल्थ के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा हो, खाने पर ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा हो, या और बाकी जीवन की बुनियादी जरूरतों पर। और उस बारे में भी रिपोर्ट्स आई हैं कि लोगों की थाली छोटी हो रही है। 2020-21 में जीडीपी में हाउस होल्ड, परिवारों की बचत का जो हिस्सा था वह 11.5% था, और अगले ही साल मतलब 21-22 में वह आधा घट के 5.1 रह गया। तो मुझे लगता है कि इससे एक आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि बचत कम हो रही है। तो जब परिवारों के पास बचत नहीं हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि सरकार के पास भी बचत, उस तरह पूंजी कंसोलिडेशन सरकार नहीं कर पा रही होगी जितना उसको करना चाहिए था, नहीं हो पा रहा होगा। तीसरी चीज जो हुई कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा किया है, और इन्होंने यह सोचकर खर्चा किया था कि अगर सरकार पैसा डालेगी तो उससे उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर निजी सेक्टर भी जो है पैसा डालेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। हर चीज के लिए सरकार को खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा प्राइवेट सेक्टर से भी आ जाएगा। लेकिन वह नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों के कारण यह कर्जे का बोझ जो है वो बढ़ता है, यह बढ़ता है। अभी आपने ये कहा प्रकाश कि कोरोना की वजह से दिक्कतें आई, लेकिन संकेत तो कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था के खराब होने या कमजोर होने के मैंने बताया ना कि 2016 में ही नोटबंदी से ही हमारी जीएसटी, उससे भी कोरोना से पहले जीएसटी, यानी ग्रोथ रेट हमारी पहले से घट गई थी। देखें, अगर आप सही मायने में ग्रोथ को देखने जाएं तो आप देखेंगे कि 2016 के बाद से आपका पैरामीटर जो है वो ढलान की तरफ है। अब जैसे उदाहरण के लिए आज हम कह रहे हैं कि 7% ग्रोथ रेट है, यह 7% ग्रोथ रेट है, तो हम वह जो साल है जिसको कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कोरोना काल वाले पहले साल को कि इसको 0 ईयर कर दिया जाए, इसको काउंट ही नहीं किया जाए। उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था 2 तिमाही में माइनस में गई है, तो उसकी भरपाई का क्या हुआ? तो ये जो बढ़त हुई, जैसे कहा गया कि जब लॉकडाउन वगैरह हटा तो अचानक 13%, जाहिर है जब 0 से करेंगे तो आप बढ़ेगा। तो मैं यह कह रहा हूं कि सरकार को, ठीक है आप ग्रोथ कर रहे हैं। कभी पी चिदम्बरम ने एक बात कही थी कि आप एक सर्टेन पीरियड के बाद जो जीडीपी है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चीजें जो हैं उसमें ऐड होंगी ही होंगी, जैसे उम्र का बढ़ना तय है। हाँ तो ये तो होगा, कभी उसमें गति तेज आ सकती, कभी तेज। कोशिश यह होनी चाहिए कि आप आंकड़ों के साथ बाजीगरी ना करें, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ना हो। 5-5 बार जो है एडवांस आकलन आते हैं। तो क्या हुआ कि आपके पास जब तक आप बतिया रहे हैं 2022-23 में क्या थी स्थिति, तब तक पता चला कि 5 आंकड़े और आ गए। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। तो सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि आप आंकड़ों को एकदम स्पष्ट रूप से सामने रखिए। जहां पे आपका अचीवमेंट है वहां ताल ठोक के आप बताइए कि ये हमारा अचीवमेंट है। जहां पे कमी रह गई उसको एक्सेप्ट करिए कि भाई ये इन कारणों से कमी रह गई। तो कमी रह कहाँ रही? मतलब भारतीय व्यवस्था की अर्थव्यवस्था की जितनी गुलाबी तस्वीर प्रधानमंत्री जी या सरकार पेश करती है, उसमें वो गारंटीज की बात करते हैं, मोदी की गारंटी आजकल एक नारा चला हुआ। लेकिन जब आप अलग अलग इलाकों में देखते हैं, चाहे रोजगार का प्रश्न हो या किसानों की एमएसपी का प्रश्न हो, जिसको लेकर अब फिर आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई है और साल भर तक उन्होंने दिल्ली घेरे रखा, एक हकीकत है।
तो जब आप बात करते हैं रोजगार की, जब आप बात करते हैं किसानों की आय की, ये जब आप बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की स्थिति में, जब आप विकसित देशों के बराबर जाने की बात करते हैं, तो आप 141वें नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो ये चाइना आपका एक प्रतिद्वंदी रहा है और आप में चाइना में गैप तो लगता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो समस्या हो कहाँ रही है? देखें, मैन्युफैक्चरिंग, इसी में जोड़ दूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या एसएमईज की जो कहानी है, वो भारत की ये कहानी इतनी मतलब ब्लर क्यों है? देखिए इसमें पहले हम लोग इन सेक्टर्स को छोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में ग्रोथ कम हुआ है, वो अपने आप में चिंता की बात है। अभी इंटरिम बजट के अगर हम आंकड़ों को देखें तो उपभोग जो है उस तरीके से नहीं बढ़ा है जितना कि बढ़ना चाहिए। तो उपभोग कैसे होगा अगर बचत नहीं होगी? केवल एक चीज आ रही है जो कि यह है कि कंपनियों का और बैंकों का मुनाफा जो है वो बहुत सॉलिड लेवल पर है। लेकिन आप बाकी चीजों को देखें, आप जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट का सिस्टम इस देश में है, जैसे वित्त मंत्रालय है, वहां पर एक एडवाइजर है, आपके प्रधानमंत्री की अपनी एक एडवाइजरी काउंसिल होती है जी। फिर बैंक्स जो हैं अपने अध्ययन करते हैं, उनके पास जो डेटा होता है और चीजें करते हैं। एसबीआई अक्सर जो है रिपोर्ट जारी करती है। फिर रिजर्व बैंक अपनी बहुत सारी नीतियों की समीक्षा करता है, रिपोर्ट जारी करता है। तो होता क्या था आमतौर पे कि आपके पास कई तरीके के एनएसएसओ था और भी सर्वे कुछ गवर्नमेंट्स कराते थी, अलग डिपार्टमेंट्स कराते थे। जैसे फैमिली हेल्थ का हो गया तो उससे आपको एक अंदाजा मिल गया कि भाई कितने लोगों तक हेल्थ इनिशिएटिव जो है पहुंच रहा है। अभी क्या हो रहा है कि सभी जितने ये फरीक हैं वो अपने रिपोर्ट्स में या अपने अटरेंसेस में सरकार के नैरेटिव को ही जो है अपहेल्ड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आपने रोजगार की बात कही, अभी हाल में जो एसबीआई की रिपोर्ट आई है, उनके जो चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर या एडवाइजर कुछ हैं उन्होंने कह दिया कि अभी तक हम बेरोजगारी दर को गलत तरीके से नाप रहे थे। कि भाई कामकाजी उम्र होती है जो वो होती है 15 साल से 59 साल तक। तो वो ये क्या कर रहे हैं कि ऐसा ये गलत तरीके से देखा जाता है। इसमें से बहुत सारे जो युवा लड़के हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं और बहुत सारे लोग स्वरोजगार करते हैं, तो उन लोगों को भी बेरोजगारी में गिन लिया जाता है। तो उन्होंने अब तो आपका तो सारा क्या लॉजिक दीजिएगा जब उन्होंने कह दिया कि पैरामीटर्स बदल दिया गया। और इसी पैरामीटर बदलने से मुझे याद आया कि जब यह सरकार आई थी तो आपको याद होगा कि इन्होंने जीडीपी का ग्रोथ रेट निर्धारित करने का भी जो बहुत सारे आधार थे उसको बदला। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये जीडीपी का जो पूरा खेल है, हाँ। ये हमारी वास्तविक ग्रोथ रेट शायद वो 2% के आसपास चली जाती है, कई बार ऐसा और कहते हैं लोग। तीसरी चीज देखें क्या है कि ये सब कोई जानता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि हमने जापान के केस में देखा, चीन के केस में देखा, जर्मनी के केस में देखा। जो भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बनी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के बल पे बनी है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट में कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। हम सर्विस सेक्टर पे बेसिकली उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो एक तो हमको वो करना चाहिए। उसके करने के लिए क्या चाहिए? उसके करने के लिए आपके पास स्किल्ड लेबर फोर्स होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। स्किल इंडिया स्कीम आई, मुझे तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई आप पास कर गए, आप रोजगार लीजिए। तो लोग नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो 6,000-7,000 रुपए की नौकरियां थी। तो आपने क्या स्किल दिया कि जिसकी कीमत जो है 6,000-7,000 रुपए है? तो एक तो वो कि उस पर फोकस करना चाहिए था। और जब इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया है तो उसका रिजल्ट आया है। जो इन्होंने प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो चलाया है कि आप अगर अच्छा क्वालिटी बनाएंगे और आप निर्यात करेंगे तो हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। हालांकि अब उन्होंने कह दिया कि अब आगे इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, वो हो गया थोड़ा सा था। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी बात थी। और फिर मैं रघुराम राजन का वो ले आऊंगा। उसमें ये हुआ कि मोबाइल बनना मतलब यहाँ से इंडियन ओरिजिन का हुआ और निर्यात हुआ है। डिफेंस सेक्टर में
लेकिन निर्यात दुबई बढ़ा। का तो कहते हैं कि सारा हाँ, कुछ बाहर से ही आया होगा। एग्जैक्टली वो उसी पे मैं आ रहा था। रघुराम राजन ने कहा कि बेसिकली असेंबलिंग हो रही है। असेंबलिंग हो गई। अगर आप मोबाइल बिजनेस को देखें तो जो असेंबलिंग का कॉस्ट है वह 4 से 6% के आसपास होता है, और 4-6% सरकार आपको पीएलआई के स्कीम के तहत आपको सपोर्ट दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वो सामान हमने नहीं बनाया, वो कहीं और से, और इंपोर्ट में ड्यूटी और वो सब और वो सब हुआ, और कंपनी की जो लागत थी वो जीरो रही, क्योंकि उसको तो 4-6% मिल ही गया सरकार से। सरकार से मिल गया। जी जी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की स्कीम्स की कितना वायबल हो सकता है, उसका क्या असर है, उस पर ठीक से करना चाहिए। लेकिन अब वो तो होता नहीं है, हो जाता है ये सारी चीजें। उसके बाद अब आप एग्रीकल्चर में आएंगे। पहले गेहूं रोका गया निर्यात होने से, फिर चावल रोका गया, फिर बीच में प्याज की बात हुई, बीच में रोका गया था। और अभी सरकार की तरफ से सस्ते दर पे 29 रुपए किलो चावल या ऐसा कुछ स्कीम किया जा रहा है। अब देखिए, जहां पे जरूरी है, जहां पे मजबूरी है, जैसे मान लीजिए कि सरकार को अगर ये लग रहा है कि 80 करोड़ लोगों को खाने की जरूरत है और वो खाना नहीं खरीद सकते, तो सरकार सपोर्ट करे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी वो होता है, किसानों को एमएसपी मिल जाएगी और बाजार में कीमत को कंट्रोल करने में, खुले बाजार में मदद मिलेगी। अब हुआ क्या, एक उसका फायदा एक और होना चाहिए था कि वे परिवार जिनको कि यह इस योजना का लाभ मिल रहा है, वे अपने दूसरे जीवन के पक्षों पर निश्चिंत होकर ध्यान देते। तो उसका एक असेसमेंट किया जाना चाहिए। तीसरी चीज कि जब आप निर्यात रोक देते हैं, जर्मनी ले लीजिए, जापान ले लीजिए, दक्षिण कोरिया ले लीजिए, चीन ले लें आप, इन सब का जो ग्रोथ हुआ है, तो जैसे हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग पे हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से क्या हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग से बाहर गई चीजें, मतलब निर्यात हुआ। हाँ बिल्कुल। तो अभी प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ये कह रही है कि सप्लाई चेन, जो दुनिया की जो आपूर्ति श्रृंखला है, उसमें जो अभी चीन का लगभग 1/4 हिस्सा है, और उसमें कंपटीशन में मान लीजिए वियतनाम है, तो हम भी कुछ compete करें, और हमारे यहाँ कुछ आ भी रहा है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा मार्केट है, हमारे पास श्रम बल बहुत बड़ा है, तो पैसा तो आएगा अभी। सवाल है कि उसके लिए किस तरीके के पैसे, किस तरीके की टेक्नोलॉजी, किस तरीके के उद्योग के लिए मैं तैयार हूं। तो आपको अगर वो चीज करनी है, तो आप किसानों को ही अगर आप रोक देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जब जरूरत हो, जब देश की खाद्य सुरक्षा का मसला आए, तो निर्यात बंद करना चाहिए, लेकिन इतना लंबा लंबा गैप रहेगा। इसी में मैं जोड़ दूं आपको, पीछे जब रूस से सस्ता तेल आ रहा था, तो सरकार बीच में, कंपनी को बहुत फायदा हो रहा था, क्योंकि ये बेच रही थी। हालांकि यहाँ तो कहा भी गया कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया भर से रिपोर्ट आ रही थी कि इंडियन और चाइनीज कंपनियां खरीद रही हैं रूस से सस्ते दाम पे तेल खरीद रही हैं, और उसी को यूरोप को जो है महंगे दाम पे बेच रही हैं। तो सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया। तो हो क्या रहा था, विंडफॉल टैक्स लगता था, फिर हटा लिया जाता था, फिर लगता था, फिर हटा लिया जाता था। तो उसी तरीके से चावल का या गेहूं के निर्यात का, अब मान लीजिए कि जो किसान और जो कारोबारी उस निर्यात से जुड़े हुए हैं, उनका तो नुकसान हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि जो सरकार का दावा यह है कि पॉलिसी में, नीतियों में एक स्थिरता है, एक निरंतरता है, मुझे लगता है कि उसकी ठीक से समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एक चीज नहीं और समझ में आती है, अभी सरकार ने दावा किया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए, तो फिर ये 80 करोड़ लोगों को अनाज कैसे दे रहे हैं? ये क्या 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर अगर हो गए हैं, तो फिर उपभोग भी बढ़ना चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि उपभोग नहीं बढ़ रहा, बचत नहीं बढ़ रही, तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, इस दावे का क्या आधार है? देखिए, एक तो बहुत ये पुरानी बहस है, और यूपीए के समय तो बहुत विवाद भी खड़ा हो गया था, जो 32 रुपए की बात हुई। जी जी जी। तो पहले तो हमें यह तय करना चाहिए ठीक से, समझदारी से,
तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट है, फलाना रिपोर्ट है, वो सब अपनी जगह ठीक है, उनके अपने पैरामीटर्स होंगे, जो भी होगा। लेकिन एक कॉमन है कि $2 पर डे की कमाई, $2 पर डे की कमाई का मतलब हुआ मान लीजिए 82, हाँ मान लीजिए 160 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो 200 रुपये हम मांगते चलते, मान लीजिए 200 रुपया रोज आप कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। तो 200 रुपया रोज कमा रहे हैं तो महीने में आपने कितना कमाया? 6,000 रुपया। इस देश के अंदर यह अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का शोध है और यह कोरोना काल से पहले का है। 82% पुरुष और शायद 86% पुरुष और 92% महिलाएं जो श्रम बल में हैं, जो कामकाजी हैं, उनकी मासिक आमदनी जो है वो 10,000 रुपए से कम है। प्रधानमंत्री मोदी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी है, उसके अध्यक्ष विवेक देवराय का स्टेटमेंट है कि अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो सैलरीड लोगों में आप टॉप 10% लोगों में, 10% लोगों में से हैं। 50 या 25, सॉरी 25,000। और अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो टॉप 1%। टॉप 1%। तो अच्छा, इस मामले में हमारे मानक ही कितने कमजोर हैं। अब 200 रुपए पर डे में या 6,000 रुपए महीने में कम से कम किसी शहर में तो कोई परिवार सरवाइव नहीं कर सकता। और आप ये देखिए स्थिति क्या है, 2019 का ये आंकड़ा है, कोरोना काल से पहले का, क्योंकि कोरोना काल में तो चीजें हुई थी तो बहुत सारे लोग, जैसे आपने छोटे और मध्यम उद्यमों की बात की, बहुत सारे बंद हो गए। उसमें सरकार ने कुछ इनिशिएटिव दे के उनको खोलने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। हमारे देश में 91% जो वयस्क हैं उनके पास $10,000 से कम की संपत्ति है। $10,000 का मतलब हो गया 80,000 नहीं, 8 लाख रुपया, मोटा मोटी थोड़ा ज्यादा। तो 8 लाख रुपया नहीं है। $1 लाख जिसके पास है वह टॉप 1%। 8 लाख यानी संपत्ति का आप आकलन कर रहे हैं, टोटल संपत्ति। हाँ, तो जिसके पास 80 लाख है वो टॉप 1% में है। और सबसे धनी 10% लोगों के पास देश की 77.4% और टॉप 1% के पास 51.53% जो है संपत्ति है। देश में जो 9 धन कुबेर हैं शीर्ष टॉप के, उनके पास 50% निचली आबादी है, उसका टोटल जो उसके पास जितना वेल्थ है वो सिर्फ 9 लोगों के पास है, उसके बराबर। और सबसे गरीब जो 10% आबादी है देश की, वो 2004 से लगातार कर्ज में है। अब इन चीजों को लेके जब हम आर्थिक विषमता का बेहद मतलब खतरनाक, देखिए हमारे देश में, मैं कह रहा हूं कि सरकार के की सारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूं। सरकार सिर्फ एक बात मान ले कि पिछले 10 साल में आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, शैक्षणिक विषमता में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इस बात को सरकार स्वीकार कर ले। और वो बता भी रहे हैं शैक्षणिक विषमता के जो असर की रिपोर्ट है कि वो बच्चे जो है वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो 8-10 क्लास वाले। आप ये देखें कि आप ये देखिए गरीबी से निकलने की बात, अब हालांकि यूएन की भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं और पीरियोडिकल्स में ये देखा जाता है कि मल्टी डायमेंशनल गरीबी की कई तरीके की गरीबी के मानक हैं, उस सारे को मिला के तय किया जाता है, तो उसमें कुछ सुधार होता है। जैसे कि हमारे देश में पिछले 20-30 सालों में जो रिमार्केबल अचीवमेंट इस देश ने जो हासिल किया है, जिस पर हम सभी को गौरव होना चाहिए, वह है मातृ मृत्यु दर, शिशु दर, बहुत सारे रोगों को कंटेन करने में, पोलियो को खत्म किया गया, ये वैक्सीन वगैरह का जो थोड़ा कुपोषण भी मेरा ख्याल है मिड डे स्कीम वगैरह से बहुत फर्क पड़ा। हालांकि अभी भी बहुत खराब है, अभी भी हंगर इंडेक्स, मतलब हमें संतोष नहीं करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से ये आंकड़े आते हैं। यूपीए सरकार के समय भी आंकड़े आए थे, उस समय भी अच्छी खासी संख्या में वो हुए थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब आप एकदम थ्रेशोल्ड पर, एकदम किनारे पे खड़े आदमी को आप गिन लिए कि उबर गया और फिर कोई चीज आ जाती है, कोई संकट आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं का निर्यात हमने क्यों बंद किया? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में टेम्परेचर बढ़ गया तो फसल कमजोर हुई। फिर मानसून में गड़बड़ी आई तो चावल का लगा कि यार कम हो जाएगा,
तो भाई इसको भी आप रोक दीजिए। क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि और देखिए, जब हम लोग ये कर्जे और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हमको इसके साथ इन्फ्लेशन को जोड़ के देखना पड़ेगा। तो पीछे क्या हुआ, भारत की सरकार पर भी, भारत के बिजनेसेस और हाउस होल्ड पर भी फर्क पड़ा, और अमेरिका में भी और बहुत जगह, कि महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई तो बैंकों ने क्या किया कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ा दिया। तो ब्याज दर बढ़ा तो जो आपको ब्याज देना है, सर्विस करना उस डेट को, वो भी बढ़ गया। और फिर चूंकि बाकी और चीजें महंगी हो गई हैं, तो आपका कर्जा जो आप सोचे थे कि 10,000 में काम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन आपके डिमांड को, आपके उपभोग को कम करता है, क्योंकि महंगी चीजें तो भाई अभी नहीं रुक जाते हैं, अगले महीने देख लेंगे, तो आपका मार्केट भी डाउन होता है। और इन्फ्लेशन के बारे में कहा जाता है, हालांकि पारंपरिक अर्थशास्त्री उस चीज को स्वीकार नहीं करते, कि ये एक हिडन टैक्स है। यह कम आमदनी वाले लोगों से, गरीबों से, उनकी जेब से पैसा निकाल के और बड़े जगहों पर पहुंचाने का एक तरीका है। जैसे छोटा एक उदाहरण दे दो, आप जैसे 10 रुपए का मूंगफली का मान लीजिए कि वो खरीदते हैं पैकेट, जो प्लास्टिक का उसमें मिलता है। तो जब पीछे महंगाई बढ़ गई तो वो तो 10 रुपए ही रहा। कोरोना काल से पहले भी 10 रुपए का था, कोरोना काल में भी 10 रुपए का था, अभी भी 10 रुपए का है। मूंगफली 50 ग्राम से 40 ग्राम हो गई। तो क्या हुआ कि मूंगफली जो है कम हो गई। यही बिस्किट्स में किया है लोगों ने, बिस्किट के पैकेट्स को हल्का कर दिया, दाम वही रखे, ताकि एक साइकोलॉजिकल वो है कि भाई 5 रुपए का था पैकेट, अभी भी 5 का। और मैं मानता हूं कि सरकार यह करती हुई दिखी जरूर है कि वह कम से कम अनाज के मामले में कि वो मुद्रास्फीति को, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे कितना असर हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ है, अलग विश्लेषण का मामला है। लेकिन उससे और कुछ क्या नुकसान हुए। दूसरी चीज़ कि क्या अगर महंगाई बढ़ी है, अब जैसे आपने कुपोषण की बात की, बीसीओ रिपोर्ट आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएगा कि लोगों की थाली कम हुई है, तो क्या उसका असर आपके पोषण, स्वास्थ्य पे बिल्कुल बड़ा होगा। बिल्कुल। और बचत अगर कम हो रहा है फैमिलीज का, और बैंकों के लोन में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का इतना ज्यादा अनुपात हो जा रहा है कि रिजर्व बैंक को यह कहना पड़ रहा है कि इस पर ब्याज बढ़ा दो और उसके इस कर्जे को देने के नियम कानून थोड़े कड़े कर दो। वो तो बिना किसी उसके होता है ना, उसमें कोई आप गिरवी नहीं रखते, कोई कोलेटरल नहीं होता उसमें, तो वो रिस्क है। मैसेज आते जाते हैं कि आपके पास अप्रूव्ड लोन है। मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन किए बगैर लोन उठाते हों, लेकिन मोस्टली लोग, हम देते हैं किसानों की आत्महत्या के मामले में हम जानते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन के मामलों में देखे हैं। अभी कोरोना काल के बाद आपने देखा कि लोगों ने चिट्ठी लिख के आत्महत्याएं की कि भाई हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था, हम कर्ज में डूबे थे। लोगों ने वो फर्जी ऐप से पैसे लेके फंस गए और वो बर्बाद हुए। कई लोगों ने आत्महत्याएं की, सैकड़ों केस वो पुलिस के सामने हैं। तो कोई मजे के लिए पर्सनल लोन इतने बड़े ब्याज दर पे तो नहीं ले रहा होगा। तो मुझे लगता है कि एक आकलन वह भी होना चाहिए कि अगर सब कुछ सही है तो लोग इतना उधार क्यों उठा रहे हैं, ये देखा जाना चाहिए। खास तौर पर सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो फैक्ट्री डालने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की पहली बार हुआ खाने के लिए। यह पहली बार हुआ है कि बैंकों में जो पर्सनल लोन का, क्रेडिट कार्ड का जो वो है रेशियो है, वह सबसे ज्यादा हुआ है। यह पहली बार हुआ है, और यही हाल अमेरिका में है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि जब तक कि हमारी कर्ज की स्थिति, हमारी बाकी चीजें जो हैं कंट्रोल में है, तो हम बाकी चीजों को भी कंट्रोल से बाहर न जाने दें। आपने अमेरिका का जिक्र किया, शायद इसी में वो मंदी का पूरा जो खेल था कि लोगों ने कर्ज लेके तमाम बना लिया घर वर, और फिर पूरा देना बंद हो गए। 2007-8 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो यही था कि आपने कर्ज ले लिया लेकिन उसका कोई उत्पादक उसमें नहीं। तो कुल मिला के अभी जो स्थिति है, जिसमें हेडलाइन मैनेजमेंट हम देखते हैं,
अखबारों में बहुत अच्छी अच्छी हेडलाइंस और बस भारत बड़ा कमाल कर रहा है। क्या ये जो ढोल पीटने का पूरा मसला है, ये किसी हकीकत पर पर्दा डालने के लिए है, या फिर वाकई हम ये माने कि बस इंडिया स्टोरी बहुत तेजी से आगे बढ़ने जा रही है? देखिए, जब इस सरकार के आने के शुरुआती दिनों में ही जब यह घोषणा कर दी गई कि, और अभी तो कैबिनेट ने वो अपने कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मसले में, जिसमें लिखा कि 1947 में देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था, आज तो उसमें आत्मा की प्रतिष्ठा अब हुई है। फिर आपने सुना होगा कि असली स्वतंत्रता तो अब मिली है, उसमें कहा गया। खुद प्रधानमंत्री ने कि कहीं भाषण देते हुए दूसरे देश में, शायद कोरिया में या कहीं पे, उन्होंने ये कहा कि इंडियन कम्युनिटी के लोगों के साथ बात कर रहे थे कि 2014 से पहले भारत में पैदा होना, लोग कहते थे किस जन्म का पाप है कि हम यहाँ पैदा हो गए। तो पहले ही दिन से एक माहौल बना दिया गया कि अब तो एक नई चीज हो गई, और फिर अभी फिर से उसको एक नए उसमें दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, एक मिनट के लिए हम मान लेंगे चलो भाई राजनीति है, अपना माहौल बनाना है, थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है सरकार को कि वो आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता बरते? इसमें क्या दिक्कत है कि सरकार अपने आलोचक और शास्त्रियों या विद्वानों को सुने और खुद सरकार में हमने देखा, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, आपने कहा योजना आयोग अब नहीं रहेगा, उसकी जगह नीति आयोग होगा। क्या हुआ नीति आयोग का? कुछ नहीं। आपने कहा कि हम राज्यों को उनका हिस्सा ठीक से देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था, मैं जानता हूं उस अनुभव को। दो मुख्यमंत्री आके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब हर चीज को आप इवेंट बना के चलेंगे, हर चीज को आप सिर्फ आपको आलोचना सुननी नहीं है। और मीडिया में आप देखेंगे कि वे लोग जो यूपीए सरकार के समय, यूपीए और विद्वान लोग, अच्छे लोग, भले लोग, ज्ञानी लोग जो जानते हैं चीजों को, उन लोगों के लेख लगातार छपते थे। हाँ, उससे सरकार पर दबाव भी पड़ता, बिल्कुल। और मुझे याद है कि न्यूक्लियर डील के मामले में प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा या मीडिया से बात कर रहे थे कि आज मैंने द हिंदू में छपा हुआ वह लेख पढ़ा। और फिर उन्होंने उस लेख के में जो तर्क दिए गए थे उसको उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। बिल्कुल। तो वो चीज नहीं है। तो अभी आपके पास और लोगों के पास उपाय क्या हो रहा है? जो समर्थक है उसने देख लिया, बोला अरे ये तो हो रहा है, वाह बहुत बढ़िया। और जो विरोधी है, और जो मान लीजिए कि विरोध वाली बातें लिख, अरे ये तो विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो एक वाद विवाद संवाद की स्थिति है वो नहीं है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस तरह से असमानता बढ़ रही है, अभी प्रकाश ने जिस तरह से बताया, और सारे आंकड़े बड़े गंभीर हैं कि अगर इस देश के 9 लोगों के पास 50% आबादी के बराबर अगर संपत्ति हो जाए, तो आप समझिए कि हम एक क्या कहें, असमानता के महासमुद्र में समृद्धि के टापू बना रहे। और अब मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि मान लीजिए कि देश का ग्रोथ रेट है 7% और बैंकों का लोन शुरू हो रहा है 7.5, 8, 9% से। मुझे यह बता दिया जाए कि क्या देश में जो सैलरीड लोग हैं संगठित क्षेत्रों में, टॉप मैनेजमेंट को अगर हम छोड़ दें, तो क्या उनकी सैलरी 7%, 8%, 9%, 10% बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो वास्तविक ग्रोथ है, जो वास्तविक आपकी तरक्की होनी चाहिए, वो नहीं है। और वो भी बहुत छोटा तबका है जिसको हम संगठित क्षेत्र को ही शायद देख पाते हैं। असंगठित क्षेत्र में अगर सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो अनाज दे रही है और मुफ्त में दे रही है, तो एक बहुत बड़ा एक संकट है। जैसा मैंने कहा, आप असमानता के महासमुद्र में समृद्धि के टापुओं को बहुत दिनों तक बचा नहीं सकते, वो डूब जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि सरकार हकीकत को स्वीकारे और अपने आलोचकों को भी सुने
और ऐसी नीतियां बनाए जिससे इस देश के सबसे कमजोर आदमी को भी तरक्की का एहसास हो। गांधी जी का जो महामंत्र था कि नीति बनाते समय ये देखो कि अंतिम व्यक्ति पर इसका क्या असर पड़ेगा। सरकार बात तो करती है गांधी जी की, लेकिन होता क्या है आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे। पॉलिटिक्स से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।